10 13 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 13 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10 13 25 पास्कल। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 10 13 25, 10 13 25 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे पास पहला येलो ब्लॉक वाला क्वेश्चन, ब्लॉक वाले क्वेश्चन हैं वो हम करने लगे हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। पहले इसके हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसके ब्लॉक्स के क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं कोई और चैप्टर हो जो एक्सप्लेन करो तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन है डिफ्यूजन का। व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी सब्सटेंस के मालिक्यूल्स की मूवमेंट हाई से लो की कंसंट्रेशन की तरफ, हाई से लो की तरफ जो मूवमेंट होती है मालिक्यूल्स की, उस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, अगर आप इंक को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, एक बीकर में पानी है, उसके अंदर हम इंक के फ्यू ड्रॉप्स डालें, पहले तो इधर ही रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे बीकर में जो है ये मूव कर जाएगी, तो ये स्प्रेड हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि डिफ्यूजन हुई है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज़ हुए हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के साथ आपने लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट है डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पास्कल। वो जो सी लेवल पे प्रेशर लगता है, इट इज़ अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का सी लेवल पे वो जो लगता है प्रेशर, उस चीज़ को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि कुछ उसकी वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय कॉलम, ये डेफिनेशन है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय कॉलम ऑफ मरकरी 760 mm हाइट एट सी लेवल। तो इस चीज़ को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये 70-60 mm Hg, ये क्या चीज़ है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये किसके इक्वल होता है, इसका यूनिट है टॉर, प्रेशर का यूनिट टॉर रहता है, तो 760। तो ये जो आपने मरकरी 760 mm हाइट, ये लाजमी लिखना है। तो 1 mm Hg जो है, Hg मरकरी का सिंबल है, ये 1 टॉर के इक्वल होता है। और इसकी जो वैल्यू है वो 10 13 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 13 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10 13 25 पास्कल। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 10 13 25, 10 13 25 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट है, वाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेज लोअर दैन लिक्विड। तो डेंसिटीज लोअर दैन लिक्विड क्यों है गैसेस की? पहली बात तो ये है कि इसका लाइट मास है, इसका मास कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इनको ठंडा करने से इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इसकी अपोजिट है, पता है, लाइट मास है तो वॉल्यूम D=mv वाला देखा होगा, मास ओवर वॉल्यूम। तो जितना कम मास होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो गैसेस का मास कम होता है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा होता है इस वजह से। और अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो फिर एक चीज़ कम हो जाएगी और एक ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑक्सीजन की जो गैस है वो है 1.4, ऑक्सीजन गैस जो है 1.4 ग्राम इसकी डेंसिटी है 20 डिग्री पे। लेकिन अगर 20 से हम 0 लाएँ तो 1.5 देखें चेंजिंग हुई है, ठीक है, तो मतलब बढ़ती है ठंडा करने से, यानी कि इस वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसका मास कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ये आपने चीज़ लाजमी लिखनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एवोपरेशन। एवोपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अफेक्टेड बाय एरिया कैसे? एवोपरेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूस एस्केप ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स का लिक्विड की सरफेस से निकलना, ठीक है, ऐसा इस चीज़ को एवोपरेशन कहते हैं। एवोपरेट करते हैं और किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो अब इस तरह शदीद गर्मी है तो वो जल्दी एवोपरेशन होगी, जल्दी एवोपरेशन का अमल होगा। इस तरह कपड़े भी आप बाहर सुखाएं ना तो वो जल्दी सूख जाते हैं, एवोपरेशन ज़्यादा होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी। तो जैसा भी टेम्परेचर हो एवोपरेशन होती ही होती है। तो अफेक्ट क्या होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एवोपरेशन ज़्यादा होगी। कैसे? आप देखें कि गर्म चाय है, गर्म चाय का कप है, तो आप उस चाय को किसी सॉसर में डाल दें तो वो जल्दी कूल हो जाती है। मतलब जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी। तो ये उसका अफेक्ट है और उसकी डेफिनेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोपी क्या चीज़ है? एग्जाम्पल के साथ, किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा हालतों में पाए जाना, वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एलोट्रोपी। ऑक्सीजन है, O2 फॉर्म में भी है, O3 फॉर्म में भी है, ओजोन में भी है और ऑक्सीजन की फॉर्म में भी है। फास्फोरस है, इसकी भी 2 एलोट्रोपी है। तो मतलब किसी भी एलिमेंट के, मतलब जिस तरह कोई मुनाफिक होता है, कोई ड्यूल नेचर होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम एलोट्रोपी कहते हैं। तो एलिमेंट्स में एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स भी 2-3 हालतों में मौजूद होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की एक या 2 से ज़्यादा हालतें जो है इस चीज़ को हम कहते हैं एलोट्रोपी। ऑक्सीजन की 2 एलोट्रोपीज़ हैं, O2 और O3। फास्फोरस की भी 2 हैं, P4 एंड
P4 है, एक वाइट है और एक रेड वाली है। कौन से इन विच फार्म सल्फर एग्जिस्टेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फर कौन सी फार्म एग्जिस्ट करती है? तो मोनोक्लिनिक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवोपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है? एवोपरेशन का मतलब है कंटिन्यूस एस्केप ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड का निकलते रहना इस चीज़ को सरफेस ऑफ लिक्विड से, इस चीज़ को हम कहते हैं एवोपरेशन। और किसी भी टेम्परेचर पे होती है, असल में डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस स्टेट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर दे के नाम से अब ज़ाहिर है बॉइलिंग। तो एक ख़ास टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक ख़ास टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है चेंज हो रहा है गैस में, और ये फिक्स टेम्परेचर पे। मैंने अभी बोला है फिक्स टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे। आप मतलब 100 डिग्री पे आप देखो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो मतलब वो डिग्री 100 डिग्री है ना, इससे नीचे तो नहीं है। जो एक ख़ास टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे जो लिक्विड है चेंज हो रहा है गैस में, तो इस चीज़ को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो थे एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इनके ब्लॉक्स वाले। हमारे पास पहला येलो ब्लॉक वाला क्वेश्चन, ब्लॉक वाले क्वेश्चन हैं वो हम करने लगे हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले क्वेश्चन है व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज रैपिड दैन दैट ऑफ लिक्विड। जो गैसेस हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ क्यों करती हैं दैन लिक्विड के? क्योंकि इसके अंदर लेस अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इस वजह से जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती हैं। वाई द गैसेस कंप्रेसिबल क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसके जो ये है ना मालिक्यूल्स, ये दूर दूर होते हैं। एक तो फोर्सेज कम है, ये पहले का आंसर, और फिर दूसरा मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इस वजह से ये कंप्रेसिबल है। हम इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 atm? वही है 10 13 25 पास। ये यूनिट है प्रेशर का, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 atm 10 13 25 पास्कल के इक्वल होता है। वाई द डेंसिटीज ऑफ गैस इंक्रीज ऑन कूलिंग? इनकी डेंसिटी बढ़ती क्यों है कूलिंग से? क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वाई द डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब? गैस की डेंसिटी ग्राम डेसीमीटर में क्यों है और लिक्विड की ग्राम सेंटीमीटर में क्यों है? ये बात पूछ रहे हैं यहाँ पे। डेंसिटीज जो गैसेस की हैं वो लेस हैं लिक्विड से, इसलिए डेंसिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब और लिक्विड ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कम होने की वजह से हम ऐसा करते हैं, गैस की डेंसिटी कम होती है इस वजह से। कन्वर्ट द फॉलोइंग 70 सेंटीमीटर Hg को हम ATM में करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको 76, वो जो हमारी वैल्यू थी 760 वाली, तो उसको 76 से हम करेंगे, वही वैल्यू है 76 में हम लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ATM में, हमने इसको कर दिया। फिर नेक्स्ट आ रहा है 3.5 ATM को टॉर में करना है, तो 1 टॉर आपको पता है 1 ATM किसके इक्वल है? 760 टॉर के। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 760 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2660। नेक्स्ट हमारे पास 1.5 ATM को पास्कल में करना है। पास्कल की वैल्यू 10 13 25 है, हम इसको 10 13 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास ब्लॉक है, वो उसका आंसर है कि इज़ द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड? नो, ये लिक्विड के लिए नहीं है। इज़ द बॉयल लॉ वैलिड एट हाई टेम्परेचर? येस। फिर है व्हाट इज़ हैपन इफ़ प्रेशर इन अ सैम्पल गैस इज रेज 3 टाइम्स? प्रेशर अगर हम करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला येलो ब्लॉक। विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन सा वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होता है? तो प्रेशर होता है। द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर? वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है अगर प्रेशर इंक्रीज़ करें। अगर हम प्रेशर दबाव बढ़ाएं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि जब जो मालिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना, ये देखें तो बहुत दूर दूर होती है। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर डालें ना तो वो मालिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, इस वजह से वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मालिक्यूल्स क्लोजर आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि दरमियान इनके लार्ज स्पेसेस होती हैं इस वजह से। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आइडियल गैस का ज़ीरो वॉल्यूम हो जाता है, तो इसको वैल्यू है -273.15 डिग्री। तो केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये शो नहीं करता नेगेटिव टेम्परेचर। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे स्केल 0 से केल्विन जो है वो इक्वल होता है -273 के। तो यहाँ पे द टेम्परेचर बिलो इज़ नॉट एप्लीकेबल। इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आइडियल गैस का ज़ीरो वॉल्यूम होता है, ज़ीरो वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू -273 वाली है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला। व्हेन अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन टेम्परेचर? तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। व्हेन अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, फैलाना है, तो प्रेशर बढ़ेगा,
वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम? नहीं। अगर हम किसी गैस को ठंडा करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो नो, द गैस कैन नॉट बी कूल्ड बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट तो येलो ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं, तो अब इनको हम सॉल्व करने चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि वाई डज एवोपरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? एवोपरेशन बढ़ती क्यों है टेम्परेचर बढ़ने से? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मालिक्यूल्स की वो बढ़ेगी। लार्ज सरफेस, लार्ज मालिक्यूल्स जो हैं वो इनके दरमियान फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर गालिब आ जाएंगी। तो फिर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जो है वो सरफेस से ये escape कर जाएंगे। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? वो जो आपका पहला क्वेश्चन था, अब ये है कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो गैस फॉर्म में होती है। आपको पता है गैस फॉर्म जो है वो वेपर फेज है, इससे वापस आती है लिक्विड फॉर्म में। सब्सटेंस इन इट्स गैस यानी वेपर फेज से वापस जब लिक्विड फेज में आई है, इस चीज़ को हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी हम इस चीज़ को रिवर्स ऑफ एवोपरेशन कहते हैं। अब खुद देखो ना कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर से अब उसने वेपर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, वापस वो लिक्विड में आई है। तो इस चीज़ को हम रिवर्स ऑफ एवोपरेशन कहते हैं, ये कंडेंसेशन वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है वाई द वेपर प्रेशर हायर एट हाई टेम्परेचर? सेम वही चीज़ है, बस आपने यहाँ पे लिखना है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मालिक्यूल्स एनर्जी लेंगे, एवोपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना मालिक्यूल्स की, तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, करने के वाल्स के साथ टकराए करेंगे, कोलिजन होगी। कोलिजन का मतलब है टकराना। तो इस वजह से इनका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो इस वजह से हाई टेम्परेचर से इनका वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा लेते हैं, ये कोलिजन करते हैं, फिर ये वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हाइयर दैन दैट ऑफ अल्कोहल? वाटर के अंदर जो फोर्सेस होती हैं ना वो स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के अंदर। अल्कोहल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वाली है। उनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वाली हैं। इसलिए वाटर के बॉन्ड को जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा हीट लगेगी। लेकिन जो अल्कोहल है वहाँ तो वीक फोर्सेस हैं, तो वहाँ एनर्जी भी थोड़ी लगती है। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? एक सिस्टम में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक एवोपरेशन भी हो रहा है, एक कंडेंसेशन भी हो रहा है। लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वेपर से वापस लिक्विड में भी आ रहे हैं। दोनों प्रोसेस हो रहे हैं एक ही सिस्टम में, लेकिन मूवमेंट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन दोनों साइड्स पे कांस्टेंट है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन दोनों फेजेस की सेम है। नेक्स्ट है वाई आर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इन द लिक्विड स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस? तो आप जस्ट इतना ही लिख दो कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं देन गैसेस। इस वजह से वहाँ पे जो कोलिजन होती है वहाँ कम होती है, इस वजह से वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में स्लोअर है देन गैसेस। वाई डज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वही बात, उतने ज़्यादा मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा वो मूव करेंगे, तेज़ तेज़ मूव करेंगे, विगरसली टकराएंगे, फिर वो ऐसा ऐसा स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड एंड मिक्स विद अदर सब्सटेंसेस और मोर रैपिडली। तो इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आर द लिक्विड मोबाइल्स? लिक्विड मोबाइल क्यों है? वही बात, इनके मालिक्यूल्स की बात होगी। इनके मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती है, अट्रैक्शन, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूवेबल हैं, ये फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते। इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होते हैं, इनके एनर्जी, इनके मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये मूव करते रहते हैं। जिस कंटेनर में डालें उस जैसी शेप हो जाती है, इसलिए ये फ्लो करते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट येलो ब्लॉक है, उसका क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर? तो अल्फा सल्फर जो है वो मोस्ट स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है वाई इज़ वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बीटा टिन है, टिन की जो वाइट टिन की फॉर्म है बीटा टिन, तो ये एलोट्रोपिक जो फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है टिन की। ये टेम्परेचर अबव 13.2 पे है रहती है, लेकिन अगर 25 डिग्री रूम टेम्परेचर हो तब भी ये वही वाइट मेटालिक फॉर्म ही रहेगी टिन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ही आइडेंटिफिकेशन वाली करेक्टरिस्टिक्स क्यों होती है सॉलिड की? असल में साइंटिस्ट ने जब चेक किया ना तो हर उसकी अपना अलग ही मेल्टिंग पॉइंट आ रहा था टेम्परेचर वाला। मेल्टिंग पॉइंट वो फिजिकल कांस्टेंट है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। हर सब्सटेंस की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, हर एक की अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस वजह से इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स रखी थी। तो प्योरिटी ऑफ सैंपल को चेक करने के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट वाली सॉलिड की होती है। तो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसको एक बार आप पढ़ लें।
अब एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनमें क्या फ़र्क है, इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, देन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यूनिफॉर्म बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है और ये ब्रेक होते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। लेकिन जो एमॉर्फस है वो डिसऑर्डर्ड है। एमॉर्फस का मतलब ये है कि अरेंजमेंट मालिक्यूल की सही नहीं है, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर है, कोई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सही नहीं है, वेयरिंग है, चेंज होती रहती है और ये सॉफ्ट होता रहता है अगर टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज करते रहें रादर दैन मेल्टिंग एट सिंगल पॉइंट। किसी एक सिंगल पॉइंट पे ये मेल्ट नहीं होती, ये जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके ऊपर ये चेंजिंग आती रहती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं और ये चीज़ भी लिख सकते हैं जो कि लाजमी लिखनी है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, लाज़मी नहीं है कि आप डेफिनेशन ही लिख दो, क्वेश्चन को और से पहले पढ़ना है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ज़्यादा लाइटर है, एल्यूमिनियम या गोल्ड। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा लाइटर है दैन गोल्ड। तो इसकी डेंसिटी एल्यूमिनियम में देखें तो 2.7 है, 70, और गोल्ड की देखें तो 19.30 है। तो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट जो है ना वो एल्यूमिनियम है दैन गोल्ड। राइट द सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो इसका फार्मूला S8 है। इसमें 8 सल्फ़र एटम्स हैं, एक पकड़ रिंग की तरह अरेंज होते हैं, जैसे वो फुटबॉल नहीं होती उस तरह के एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें S8 जो है 8 सल्फ़र अरेंज होते हैं। कौन सी इलेक्ट्रोपिक फार्म जो है वो स्टेबल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर पे कार्बन की, तो वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर एलिट्रोपी इज शोन बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ। तो जो एलिट्रोपी है वो एलिमेंट्स ही करते हैं, लेकिन सिमिलर फिनोमेना इसी से मिलता जुलता जो है वो कंपाउंड भी शो करते हैं। एलिट्रोपी कंपाउंड शो नहीं करते, वो जस्ट एलिमेंट करते हैं। कंपाउंड जो है उसमें आता है पॉलीमॉर्फिज्म वाला फिनोमेना, जिसमें डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं कंपाउंड्स, बट जो एलिमेंट्स शो करते हैं वो एलिट्रोपी। ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन हैं अलग अलग इनके नाम। आपके येलो ब्लॉक्स भी हो गए, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। नेक्स्ट कौन सा हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।